नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स माइनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो, आपको सेमेस्टर 4 में इकोनॉमिक्स माइनर में इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। तो इसमें सारा आपका जो प्रश्न रहेगा क्लाइमेट से संबंधित रहेगा, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो जो आपका ये पेपर है एकदम सिंपल पेपर है, केवल आपको प्रश्नों को देखना है और एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है। सारा सिलेबस आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलते हम लोग प्रश्न को देखते हैं। जितना भी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बताऊंगा एकदम सिंपल प्रश्न है, एक बार आपको सभी प्रश्नों को देख लेना है। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, इसके कौन कौन से कारण हैं और इसके चलते क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको बताना है। तो चलते हम लोग आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं। तो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का अर्थ है पृथ्वी के तापमान, वर्षा और जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर फिर से बताता हूँ। पृथ्वी का जो तापमान है, ठीक है, जब इसमें वृद्धि हो जाएगा, कहीं अधिक वर्षा होने लगता है तो कहीं कम पानी पड़ने लगता है। और साथ ही साथ जो जलवायु होता है किसी देश का, उसमें काफ़ी लंबे समय तक परिवर्तित हो जाता है। इसी को ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारण मतलब उत्तरदायी होते हैं। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारण है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारण है। पहला आपको देना है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4, मीथेन, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें औद्योगिकरण और ऊर्जा उत्पादन से अधिक बढ़ रही है। फिर से हम लोग समझते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के चलते जलवायु परिवर्तन होता है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 और N2O यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी गैसें शामिल है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे गैसें हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये सभी गैसें क्या करता है, सूर्य का प्रकाश का अत्यधिक अवशोषण करता है और इससे क्या होता है, पृथ्वी का गर्मी बढ़ने लगता है और जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट है जीवाश्म ईंधन का उपयोग। कोयला, पेट्रोलियम और गैस पर निर्भरता से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। देखिए, जो जीवाश्म ईंधन होता है जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक धुआं पैदा करता है। ठीक है, और प्रदूषण भी फैलाता है। तो इसके चलते क्या होता है, जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है वनों की कटाई। वनों की कटाई को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो जब हम लोग वनों की कटाई करेंगे तो इससे कार्बन की मात्रा, ठीक है, कार्बन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने लगता है। जो कार्बन फैल रहा है, ठीक है, वह बढ़ते जाता है, इसको रोक नहीं पाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो पेड़ पौधा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो जब पेड़ पौधा रहबे नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा, पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या था, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण में क्या है, तो रासायनिक उद्योग और अपशिष्ट जो होता है इसके चलते भी जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कृषि और पशुपालन। कृषि करने से बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो होता है ना, मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो इसके चलते यह जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, ओजोन परत को भी प्रभावित करता है। तो कृषि और पशुपालन भी क्या करता है, जलवायु परिवर्तन में अपना सहयोग देता है। तो ये सभी कारण थे, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है जलवायु परिवर्तन प्रभाव या परिणाम। मतलब जलवायु परिवर्तन के क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं और इसका क्या परिणाम निकल करके आता है। तो चलते हम लोग देखते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है वैश्विक तापन, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक तापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, वैश्विक तापन या उष्मीय तापन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। फिर से हम लोग यहाँ पर समझते हैं, वैश्विक तापन को बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उष्मीय तापन हो गया, वैश्विक उष्मीय तापन हो गया, भूमंडलीय तापन हो गया। ठीक है, तो ये सभी वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के अन्य नाम है। तो क्या होता है, देखिए, अभी वर्तमान समय में पृथ्वी का जो तापमान है, ठीक है, औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अभी जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, इसके चलते क्या है, लगातार गर्मी बढ़ रहा है। तो लगातार गर्मी बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो वैश्विक तापन क्या करता है, जलवायु परिवर्तन करता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ है समुद्र स्तर में वृद्धि। मतलब जलवायु परिवर्तन होगा तो जो बर्फ होंगे, ठीक है,
गर्मी के कारण बड़े बड़े जो हिमखंड है वे पिघलने लगते हैं और इससे जो समुद्री तट है इस पर बहुत क्या हो जाएगा, जो समुद्री तट होगा वहाँ पर पानी भर जाएगा तो समुद्री तटों पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है कृषि पर असर। जलवायु परिवर्तन के कारण जहाँ पहले अत्यधिक कृषि हो रहा था वहाँ पर कृषि नहीं होगा, जहाँ पहले सही मात्रा में बारिश हो रहा था वहाँ पर कभी बाढ़ आ जाएगा तो कभी सूखा पड़ जाएगा। जैसे पंजाब में, ठीक है, अभी पूरा पंजाब क्या हुआ है, पूरा बाढ़ से एकदम मतलब पूरा पंजाब ही डूब गया है। तो क्यों? जलवायु परिवर्तन के कारण एक तरह से हम लोग कर सकते हैं। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ तो आज वह पर्यावरण हम लोगों के साथ धोखा दे रहा है, ठीक है, अपना बदला ले रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है जैव विविधता में कमी। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे अब वहाँ पर बारिश नहीं होने लगा, पानी की कमी हो गया तो वहाँ पर जो भी जीव जंतु थे क्या हो गए, प्रभावित हो गए। तो जैव विविधता में भी कमी आता है जलवायु परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए, पांचवा पॉइंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन होगा तो पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी पड़ेगा, इससे क्या होगा, हमारे में बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होने लगेगा, कुपोषण की समस्या आ जाएगा और भी बहुत सारे समस्या आ जाएगा। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आर्थिक नुकसान। यहाँ देखिए, अवसंरचना कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में भारी हानि। मतलब जो भी हमारी अवसंरचना है, जो भी हमारे मकान है, ठीक है, जो भी हमारे भवन है, बाढ़ कहीं आ जाएगा, कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं भूकंप आ जाएगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये सभी अवसंरचना ध्वस्त हो जाएंगे, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ेगा। तो इससे आर्थिक नुकसान होता है, नुकसान होगा, आर्थिक परिणाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अंत में आपको क्या लिख देना है, निष्कर्ष लिख देना है। तो इसको हम लोग समझते हैं। जलवायु परिवर्तन मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती है। इसके समाधान हेतु सतत विकास नीतियाँ, कार्बन उत्सर्जन में कमी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन क्या करता है, मानव अस्तित्व के लिए खतरा है। यदि जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो मानव कहीं भी ढंग से नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सतत विकास की नीतियों को अपनाना पड़ेगा। जो कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई लगातार चल रहा है, इसमें हम लोगों को बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें योजनाएं बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग निष्कर्ष में लिख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला पॉइंट आपको देना है, मतलब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अनुकूलन और समन रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है, इसको निपटने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हम लोग अपना सकते हैं, कौन कौन सी रणनीतियाँ अपना सकते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, इन समस्याओं को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इसी को आपको लिखना है। तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, परिचय थोड़ा सा लिखना है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगे हैं। इससे निपटने के लिए दो प्रमुख उपाय अपनाए जाते हैं। पहला है अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन और दूसरा समन यानी कि मिटिगेशन। यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए दो उपाय अपनाए जा सकते हैं इससे निपटने के लिए। पहला अनुकूलन कहने का मतलब की है, मतलब जो जलवायु है इसके अनुकूल हमें काम करना पड़ेगा ताकि वह परिवर्तित ना हो। दूसरा है समन, मतलब कि इसमें क्या है, आपको योजना बनाना पड़ेगा, इसके क्या होगा, ठीक है, रणनीतियाँ अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी अनुकूलन और समन रणनीतियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन रणनीतियाँ। मतलब जलवायु परिवर्तन की अनुकूलन रणनीतियाँ कौन है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुकूलन को समझ लेते हैं। अनुकूलन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने और हानि को कम करने के उपाय। मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके प्रभाव को कैसे सहा जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, इसी को अनुकूलन रणनीतियाँ कहा जाता है। तो चलते हम लोग देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से रणनीतियों को अपनाना है आपको। पहला है कृषि में बदलाव, फसल चक्र और जलवायु अनुकूल बीजों का प्रयोग करना है। मतलब कृषि में हमें बदलाव करना पड़ेगा। अभी जहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, हमें जैविक खेती पर बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें ऐसे फसल चक्र अपनाना है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। साथ ही साथ जो अनुकूल जलवायु है इसी के हिसाब से हमें जो भी बीज हैं, जो भी फसल है, हमें उन सभी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमें बदलाव लाना है। ज़बरदस्ती हमें फसल नहीं करना है। मतलब क्या होता है, धान की उपज कम होना चाहिए, वहाँ पर आज अधिक मात्रा में हो रहा है, अतः हम जलवायु के खिलाफ चले जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। जैविक खेती पर हमें जोर देना है। नेक्स्ट देखिए, जल प्रबंधन। मतलब जो भी जल प्रबंधन होता है जिससे वर्षा का जल बर्बाद हो जाता है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, तालाब बनाना, डैम बनाना है और पानी को कहीं हमें मतलब सुरक्षित करके रखना है। साथ ही और भी जो सिंचाई की प्रणाली है इन सभी को हमें मतलब बढ़ावा देना है। ठीक है, तो जल प्रबंधन पर हमें जोर देना होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट आपका है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन करने का मतलब क्या है, जो भी पर्यावरण घटनाएं होती है उससे संबंधित हमें पहले ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। जैसे बाढ़ आ गया तो इससे संबंधित हमें जो भी सामान है इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे, आपदा प्रबंधन पर आपको जोर देना है। तो यह था तीसरा पॉइंट। ठीक है, अनुकूलन रणनीतियाँ का। नेक्स्ट देखिए,
चौथा पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है स्वास्थ्य सुरक्षा, नई बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब जो आजकल नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नई नई स्वास्थ्य सुविधाओं को हमें मतलब व्यवस्था करना पड़ेगा, इस पर हमें जोर देना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है आपका सामुदायिक भागीदारी, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। कहीं पर वृक्षारोपण हो रहा है, कहीं पर वृक्ष लगाया जा रहा है, कहीं पर पेड़ लगाया जा रहा है, तो आपको जितने भी स्थानीय लोग हैं, ठीक है, जो भी समुदाय के वहाँ पर आसपास के लोग हैं, सभी को मिल करके उसका संरक्षण करना है। और जब तक वह पेड़ ना बन जाए तब तक उस पर मतलब हमें क्या करना है, अपने भागीदारी को निभाना है, उसमें सहयोग देना है। तभी क्या हो सकता है, जलवायु परिवर्तन की जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। 5 पॉइंट था अनुकूलन रणनीतियां का, 5 पॉइंट जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन रणनीतियां का 5 पॉइंट हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट आपको देना है समन मिटिगेशन रणनीतियां, तो इसको हम लोग देखते हैं। समन योजनाएं कौन कौन सी होती है जलवायु परिवर्तन के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, समन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और दीर्घकालिक समाधान करने के उपाय। समन कहने का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, इसको कम कैसे किया जा सके, ठीक है, कौन कौन से तरीकों से कम किया जा सके, साथ ही साथ इसको लंबे समय तक इसका समाधान कैसे किया जा सके, इसी का मतलब समन होता है। तो देखते हैं हम लोग इसको। पहला पॉइंट आपका है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग। नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जा होता है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इस प्रकार से बहुत सारे नवीकरणीय ऊर्जा है, जिससे पर्यावरण पर प्रदूषण नहीं फैलता है। साथ ही साथ इसकी मात्रा पृथ्वी पर बहुत है, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा पर हम जब भी जोर देंगे तो जो भी जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हो रही है धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ऊर्जा दक्षता। तो इसको हम लोग समझते हैं एलईडी इलेक्ट्रॉनिक वाहन ऊर्जा बचत तकनीकी। मतलब हमें क्या करना है, ऊर्जा को बचाना पड़ेगा। जैसे एलईडी करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी बिजली वाला सामान होता है इसको हम लोग उपयोग करना पड़ेगा। एलईडी मतलब जो बल्ब है, ठीक है, बिजली एक तरह से उपयोग करते हैं, तो जितना उपयोग है उतना ही उपयोग करिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का मतलब है कि इससे पर्यावरण पर प्रदूषण नहीं फैलेगा, साथ ही साथ ऊर्जा का बचत होगा और नई नई तकनीकों को हमें अपनाना है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ गए हैं, तो हमें मतलब इतना प्रयास करना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ट्राई करने का कोशिश करना है, बाकी तो संभव तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन टैक्स और ट्रेवल परमिट्स, उत्सर्जन पर नियंत्रण। तो कार्बन टैक्स और ट्रेवल परमिट्स क्या होता है, मतलब जो भी देशों में कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, चौथा पॉइंट यहाँ पर वन संरक्षण और नवीकरणीय। तो देखिए, वन संरक्षण करना पड़ेगा, पेड़ भले नहीं लगाइए, लेकिन जो आसपास का वन है ना उसको ट्राई कीजिए कि मत काटिए, ठीक है, अपने आप पर्यावरण वहाँ पर सुधर जाएगा। इसको समझ गए होंगे, क्या करना है, हमें वनों का संरक्षण करना है और वनीकरण करना है, यानी कि पेड़ों को लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। इसमें हम लोग लिखेंगे अनुकूलन और समन, ये दोनों रणनीतियाँ अपनाना अनिवार्य है ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी सामना किया जा सके। तो जो भी समन और अनुकूलन रणनीतियाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप लोग जो भी जाने, इसको जब हम लोग अपनाएंगे, इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, तभी जलवायु परिवर्तन की समस्या कम हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो चलते हम लोग समझते हैं सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हेडिंग आपको देना है सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा जा रहा था। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग दे देंगे यहाँ पर सतत विकास और जो भी क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, यही हेडिंग हम लोग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सभी कोई स्टूडेंट सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप लोग लिख ही लेंगे। यहाँ पर फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, विकास करने का वैसा तरीका जिसमें पर्यावरण को कोई क्षति ना हो, विकास करने का वर्तमान तरीका बनाए रखा जा सके, साथ ही साथ भविष्य में भी संसाधन बचा रहे ताकि जो हमारे पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन सुरक्षित रहे, वे भी अपना विकास कर सके, सतत विकास कहलाता है। इसका संबंध आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन से है। तो सतत विकास आप लोग समझ गए होंगे, हमें इस तरह से विकास करना है जिससे वर्तमान तरीका भी बचा रहे, पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, साथ ही साथ जो हमारे पीढ़ी आएंगे उसके लिए भी संसाधन रहेगा और वे लोग भी अपने लिए मतलब विकास करेंगे। तो यही सतत विकास कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, वनों की कटाई और अत्यधिक औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न पर्यावरण संकट से है। दोनों के बीच काफ़ी गहरा संबंध है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन को समझ लिया कि इनके बीच क्या संबंध है। सतत विकास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पर जोर दे रहा था, वहीं जो जलवायु परिवर्तन है पर्यावरण में किस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं दोनों में क्या संबंध है, किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से संबंधित है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भरता। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सतत विकास की आवश्यकता होती है और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करना आवश्यक है। फिर से हम लोग समझते हैं, देखिए जो जलवायु परिवर्तन है
यहाँ पर जो भी इसके कारण है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? तो सतत विकास को हम लोग अपना करके जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। लेकिन जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, तो इसको भी हम लोग तभी पूरा कर सकते हैं जब जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जाएगा। तो एक दूसरे से दोनों क्या हो गया? रिलेटेड हो गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होगा तो सतत विकास नहीं चलेगा, और सतत विकास नहीं रहेगा तो जलवायु परिवर्तन एकदम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसको देखिए आप लोग, देखो यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन है प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई को बढ़ाता है, वहीं सतत विकास संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देता है। इसको फिर से आप लोग एक बार समझिए। देखिए, जो जलवायु परिवर्तन है ये क्या करता है? जो भी संसाधन है इसका अत्यधिक दोहन जब किया जाता है तो जलवायु परिवर्तन होता है। साथ ही साथ जो सतत विकास है, जो भी हमारे आसपास पर्यावरण में संसाधन उपलब्ध है, इसका विवेकपूर्ण उपयोग बताता है कि कैसे उपयोग किया जा सके ताकि संपूर्ण समाज का अच्छी तरह से विकास हो सके और पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। तो जो प्राकृतिक संसाधन होता है, सतत विकास इसके संरक्षण पर जोर देता है, वहीं जलवायु परिवर्तन इसके विनाश पर जोर देता है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो आप लोग, पॉइंट आपको देना है ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन। इसको समझो आप लोग। जीवाश्म ईंधन आधारित विकास से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता है, जबकि सतत विकास स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसको आप लोग समझो। देखो, जो जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इनके चलते वायुमंडल में, पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता है। लेकिन जो सतत विकास है ना, यह क्या कहता है कि आप लोग जीवाश्म ईंधन का प्रयोग मत करो, कम से कम करो, और जो स्वच्छ ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, इन सभी का प्रयोग करो ताकि क्या हो? पर्यावरण प्रदूषण कम हो। फोर्थ पॉइंट आपका है आर्थिक और सामाजिक विकास। तो देखते हैं हम लोग इसको। जलवायु परिवर्तन से गरीब और पिछड़े समाज अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जबकि सतत विकास सभी को साथ लेकर के चलता है। जब भी जलवायु परिवर्तन होगा, इससे जो भी गरीब और पिछड़े वर्ग होंगे इसको ज़्यादा नुकसान होता है। जो भी छोटे वर्ग होते हैं, जैसे हम लोग किसी प्रकार से अपना दैनिक जीवन, अपना मजदूरी करके यापन कर रहे हैं और यहाँ वहाँ से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब भी जलवायु परिवर्तन होगा तो भूखमरी की स्थिति आ जाता है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण गरीब और पिछड़े वर्ग होंगे, ये ज़्यादा प्रभावित होगा। जबकि जो सतत विकास है सभी को साथ लेकर के चलता है। इस प्रकार से विकास करो कि सभी का विकास हो, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पांचवा पॉइंट आपका है स्वास्थ्य और जीवन स्तर। जलवायु परिवर्तन के कारण ताप वृद्धि और प्रदूषण से रोग फैलते हैं, वहीं सतत विकास स्वस्थ पर्यावरण और स्वच्छ जल हवा सुनिश्चित करता है। जब भी जलवायु परिवर्तन होगा, यह क्या करेगा? हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देगा, प्रदूषण फैलने लगेगा, इससे रोग भी फैलेगा। लेकिन जो सतत विकास है ये स्वस्थ पर्यावरण की ओर बढ़ावा देता है, जैसे स्वच्छ जल हो गया, हवा हो गया, ये सभी को ये सुनिश्चित करता है। तो स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर भी सतत विकास और जलवायु का मतलब काफ़ी संबंध है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और संयुक्त राष्ट्र के SDGC यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, ये भी जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है सभी को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये सभी जो होते हैं समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को एक साथ लाता है और जलवायु परिवर्तन के जो भी मतलब कारण है इसको कंट्रोल करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी सतत विकास और जलवायु परिवर्तन क्या करता है? एक साथ लाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। तो चलते हम लोग समझते हैं निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, संक्षेप में जलवायु परिवर्तन सतत विकास के लिए एक बड़ा खतरा है, जबकि सतत विकास जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करके एक अस्थायी भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करती है। तो देखो, जलवायु परिवर्तन होगा ना तो सतत विकास का कोई भी काम नहीं हो सकेगा, जबकि जो सतत विकास है यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है और एक अच्छा भविष्य हो सके, ठीक है, आ सके और अच्छा हम लोग अपना जीवन यापन कर सके, ऐसा समस्या को वह समाधान करता है। तो जलवायु परिवर्तन और सतत विकास दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते की समीक्षा कीजिए। तो जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए कौन कौन से समझौते किए गए हैं उनको बताना है। तो जो यह प्रश्न आपको दिख रहा है इस तरह से भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं उसको बताएं। तो इन दोनों में से जो भी प्रश्न आएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको सेम लिखना है, इसी वीडियो में आपका मतलब आंसर मिल जाएगा। तो चलते हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। आपको देना है स्टॉकहोम सम्मेलन, इसको देखिए आप लोग,
स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पहला सम्मेलन था जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। यहाँ देखिए, मानव पर्यावरण संबंध पर पहला सम्मेलन 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इसी को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं। सभी को आप लोगों को पता होगा कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1972 में, ठीक है, पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। यह कहाँ पर हुआ था? तो यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, यह 5 जून 1972 में हुआ था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन विश्व का पहला, ठीक है, या दुनिया का पहला पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था। यह 1972 में अपनाया गया था। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट आपका है रियो सम्मेलन। तो इसको देखो आप लोग। रियो सम्मेलन 1992 में अपनाया गया था। रियो सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होगा पहले से भी, या नहीं पता है तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं रियो सम्मेलन के बारे में। रियो सम्मेलन 1992 को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में शुरू किया गया था। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर फिर से। देखो, जो रियो सम्मेलन है ये 1992 में अपनाया गया था। यह कहाँ पर हुआ था? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ठीक है, और इसी को, जो रियो सम्मेलन है, इसी को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCED के नाम से भी जाना जाता है। जो भी आपको यहाँ पर PDF दिख रहा है, ठीक है, इसका आपको ऐप में मिल जाएगा। आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर UNCED का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो रियो सम्मेलन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। रियो सम्मेलन क्या था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अपनाया गया था। यह भी पर्यावरण से संबंधित था। इसमें भी पर्यावरण से संबंधित चर्चा किया गया था। ठीक है, इसको भी समझ गए होंगे और इसको भी आप लोग आसानी से लिख सकोगे। देखिए यहाँ पर जो रियो सम्मेलन हुआ था जून 1992 में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पर दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 11 दिसंबर 1997 को जापान में किया गया था। इसमें ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले गैसों को कम करने तथा कार्बन क्रेडिट अवधारणा पर चर्चा किया गया था। तो देखो, इसको मैं अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है, यह जो सम्मेलन था 11 दिसंबर 1997 को जापान में आयोजित किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? तो जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, इसमें जो भी योगदान देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इन सभी गैसों की मात्रा को कम करना था। ठीक है, इसी पर चर्चा किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कार्बन क्रेडिट करने का मतलब क्या है? कार्बन बचाने वाले देशों को कार्बन बेचने की छूट है। यहाँ पर मैं फिर से आपको ट्राई करता हूँ बताने का। देखिए, जो भी देश कार्बन का उत्पादन नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिससे कार्बन का उत्पादन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। तो यदि हम उन सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा? हम कार्बन को बचा रहे हैं। ठीक है, कार्बन को हम लोग मतलब फैला नहीं रहे हैं। तो वे लोग कार्बन को बेच भी सकते हैं, यानी कि बाद में यदि वे कार्बन से संबंधित कोई मतलब उत्पाद बनाते हैं तो उनको छूट है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है COP21 पेरिस सम्मेलन। तो इसको हम लोग समझते हैं। COP21 पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ था। आप सभी को पता होगा कि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस है, तो यहीं पर पेरिस सम्मेलन हुआ था। ठीक है, COP21 पेरिस सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस पर। तो इसको हम लोग देखते हैं। इस सम्मेलन में यह लक्ष्य रखा गया था कि औद्योगिक क्रांति के पहले, यानी 18वीं सदी के पहले तापमान में जो भी वृद्धि हुआ है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान बढ़ने नहीं देना है। तो देखो, जो भी था ना, औद्योगिक क्रांति के टाइम में बहुत सारे कार्बन की मात्रा उत्पादित हुआ था, तो इससे बहुत मतलब तापमान बढ़ गया था। तो COP21 जब 2015 का सम्मेलन हुआ तो इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि अब जो 20वीं सदी है इसमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, तो सभी देशों ने माना, लेकिन जो अमेरिका था इस सम्मेलन से वह बाहर आ गया। तो जैसे ही वह इस सम्मेलन से बाहर आया, यह योजना क्या हो गया? धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि COP21 पेरिस सम्मेलन पर्यावरण से ही संबंधित था, लेकिन जो ये अमेरिका था इसको नहीं माना। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है COP24 सम्मेलन भी हुआ था। COP21 सम्मेलन हुआ, इसके बाद COP24 सम्मेलन भी हुआ। यह कब हुआ था? 2018 को दिसंबर में पोलैंड के कोटोवाइस में हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। COP24 सम्मेलन 2018 में दिसंबर में पोलैंड के
काटो 22 में हुआ था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला 18वीं शिखर सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ पर आप लोग देखिए, नई दिल्ली भारत में 9 और 10 दिसंबर 2023 को 18वीं यानी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो यह भी जो 18वीं शिखर सम्मेलन था पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी मेरा गला बैठ गया आज, थोड़ा सा आए थे घूम के, थोड़ा सा या दौड़ने गए थे तो थोड़ा लेट हो गया। देखिए आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उपाय 3 स्तर पर किए जा सकते हैं। तो उपाय 3 स्तर पर किए जा सकते हैं मतलब क्या? पर्यावरण संरक्षण का 3 स्तर पर उपाय किया जा सकता है। यदि जलवायु परिवर्तन आ जाएगा तो इसका उपाय 3 स्तर पर किया जा सकता है। भूमंडलीय तापमान आ गया, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, तो इसका उपाय 3 स्तर पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी समझ गए होंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला वैश्विक स्तर पर, दूसरा देश स्तर पर और तीसरा व्यक्तिगत स्तर पर। कोई भी पर्यावरण से संबंधित जो होता है कार्यक्रम, ठीक है, इसको संरक्षण के लिए 3 स्तर पर उपाय किए जा सकते हैं। पहला क्या है? वैश्विक स्तर पर, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया। ठीक है, यह क्या कब हुआ था? 1972 में। दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, तीसरा COP21 हो गया और चौथा हो गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो यह वैश्विक स्तर पर किया गया था। दूसरा देश स्तर पर किया जा सकता है, जैसे हम लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं, जंगली क्षेत्रों का संरक्षण कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब बढ़ावा दे सकते हैं, साथ ही साथ प्रदूषण की रोकथाम करेंगे तो पर्यावरण संरक्षित रहेगा। अगला देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग विश्व पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जल संरक्षण हो गया, वृक्षारोपण हो गया, लाइट का कम प्रयोग करेंगे तो इससे भी पर्यावरण का संरक्षण होगा और मतलब और भी मतलब क्या होगा, पर्यावरण का कहीं कहीं लाभ होगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। इनका PDF आपको ऐप में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा।